नई मारुति दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे की ओर में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ, जो पीछे आंगन में झाड़ू दे रही थी, भाभी की आवाज़ लगाते ही हड़बड़ी में अस्त व्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ी आई। आते ही भैया की छोटी साली ने रिंकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौने देकर उसे बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भाभी भैया की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गई। माँ और बाबूजी के साथ ही ऐसा समय मुझे भी बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी के हंसी ठट्ठे और उधर माँ के ऊपर बढ़ता बोझ। यह वही माँ थी जो भैया की शादी से पूर्व कहा करती थी, इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तुम्हें पलंग पर ही पानी मांगकर पीऊँगी। और बहू आने के बाद कई बार पानी का गिलास भी बहू के हाथ में थमाना पड़ता। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते, माँ कप प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम और भी फुर्ती से करने लगती थी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी कर एकमुश्त टूट पड़ता था। कई बार यह सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही माँ बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर बच्चों का शोरगुल सुन कर मैंने बाहर झांक कर देखा। कई मैले कुचैले बच्चे चमचमाती कार के पास एकत्र हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकल कर देख लेते थे और बच्चों को इस तरह डांटते खदेड़ते थे माने वो कोई आवारा पशु हो। भैया के सास ससुर के मध्य रिंकू की पढ़ाई तथा संस्कारों के बारे में वाक युद्ध छिड़ा हुआ था। रिंकू बाबूजी द्वारा स्थापित मोहल्ले में के ही शिशु विहार में पढ़ता था, किंतु भाभी और उनके पिताजी का इरादा रिंकू को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाने का था। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो बच्चा खराब हो जाएगा। इससे पहले भी रिंकू को पब्लिक स्कूल में भेजने की बात को लेकर कई बार भैया भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने की बात कह देती। वह हर बार तमक कर एक ही बात कहती थी, लोग पागल नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, इन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। भैया निरुत्तर रह जाते थे। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल से फॉर्म मंगवाया था। रिंकू को किस प्रकार तैयारी करानी थी, इस विषय में मुझे भी कई हिदायतें दी थी। वह स्वयं सुबह जल्दी उठ रिंकू को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कई बातें रिंकू को तोते की तरह रटा दी थी। वह उठते बैठते सोते जागते उस छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरती रहती। अम्मा और बाबूजी के साथ रिंकू का खेलना, घूमना, बातें करना, चहकना काफ़ी कम हो गया। एक दिन वो अम्मा बाबूजी के सामने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आई और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी, आप रिंकू की ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्षर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसे समय दुलारते हुए रिंकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग क्यों इतने भावना शून्य होते हैं। भला बच्चों के बीच असमानता की खाई कैसी। बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं सोचती भाभी यह सब कुछ। एक बार उबलता दूध रिंकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्र हो गया। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो रिंकू को छोड़कर जाने को ही तैयार नहीं थे। आश्चर्य तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ, उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई थी। भाभी भी क्या करती, उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। पिता और भाइयों का लंबा चौड़ा व्यवसाय है। कॉलेज के ज़माने से वो भैया पर लट्टू थी। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यवर्गीय भैया ने कई बार अपनी परिस्थिति की यथार्थता का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। सम विषम, ऊंच नीच का विचार न करके उन्होंने भैया को अपना जीवन साथी स्वीकार ही कर लिया। जब इस घर में आने के बाद एक अभावों का खाता खुलने लगा तो वह एकाएक जैसे ढहने सी लगी।
उन्होंने ही ड्राइंग रूम की सजावट और संगीत की धुनों को पहचाना था। इंसानों के साथ जज्बाती रिश्तों को वो क्या जाने, वह अभावों की परिभाषा से बेखबर। रिंकू अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढालना चाहती थी। भैया की औकात, भैया की मजबूरी, भैया की हैसियत का अंदाज़ा क्यों कर उन्हें होता। कभी कभी ग्लानि तो भैया पर भी होती थी। वह कैसे भाभी के इस सांचे में ढल गए थे। क्या वह भाभी को अपने अनुरूप नहीं ढाल सकते थे। रिंकू टेस्ट में पास हो गया था। भाभी की खुशी का ठिकाना न रहा, मानो उनकी कोई मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह बड़ी खुश नज़र आने लगी। जुलाई से रिंकू को स्कूल में भेजे जाने की तैयारी होने लगी थी। नए कपड़े बनवाए गए, जूते, टाई तथा अन्य कई ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी गईं। अब तो भाभी रिंकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें भी करने लगी थी। उसे शिष्टाचार सिखाने लगी थी। भाभी रिंकू को जल्दी उठा देती थी। बेटा, देखा नहीं तुम्हारे मामा के रितु पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करते हैं। तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए, थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उस नन्ही सी जान को चुस्त बनना सिखा रही थी, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।